तो स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल पे रोजगार तक पे। आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ आप सबों के बीच एक नए चैप्टर के साथ, जो है संसद, जिसको अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। तो इसको पढ़ेंगे आज अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर इसका जो है अलग अलग पार्ट हो जाएगा, जैसे राज्यसभा का अलग आएगा वीडियोस, फिर लोकसभा का अलग आएगा वीडियोस, फिर राष्ट्रपति का अलग आएगा। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो इसको हम लोग 2-4 पार्ट में करके पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, संसद क्या है? तो संसद जो है ये देश स्तर पे कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो भी कानून बनेगा वो पूरा देश भर में लागू होगा, देश के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो। ठीक है, अगर इसी प्रकार से आप देखिएगा तो आगे एक विधानमंडल होता है जो कि प्रत्येक राज्य में होता है, और विधानमंडल के अंतर्गत भी विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल होते हैं, ठीक ना। लेकिन वहाँ पर जो कानून बनता है ना, वो केवल उस राज्य भर में ही लागू होता है, केवल राज्य के लिए स्पेशल होता है। लेकिन यहाँ पे जो संसद है, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों इसके अंग है। यानी संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है। तीनों मिल करके कानून बनाएंगे, ये पूरा देश भर पे लागू होगा। तो आइए कुछ इसका बात करते हैं। तो देखिए, राज्यसभा का जो गठन है, ये आपको काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यों का परिषद, इसके रूप में हुआ था 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, ये जो डेट है ये काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में है, राज्यसभा के रूप में नहीं है। इसका जो राज्यसभा नाम हुआ है वो हुआ है 23 अगस्त 1954 ईस्वी को। यानी 2 साल के बाद इसका नाम बदल के, काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदल करके राज्यसभा किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। राज्यसभा की अगर प्रथम बैठक देख लें तो ये हुआ है आपको 13 मई 1952 ईस्वी को, ठीक है। ये 3 डेट याद रखिएगा। राज्यसभा का गठन काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यों का परिषद के रूप में 3 अप्रैल 1952 को। इसका राज्यसभा का नाम राज्यसभा कब पड़ा है? तो काउंसिल ऑफ स्टेट से बदल करके राज्यसभा पड़ा है 23 अगस्त 1954 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। फिर पूछेगा कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई है, तो वो हो जाएगा आपको 13 मई 1952 ईस्वी, ठीक है। 3 डेट याद रखिएगा। अब देखिए, अगर आप संसद के बारे में और थोड़ा चर्चा करेंगे तो संसद के बारे में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 79 में है। ये आर्टिकल जो है 79, ये कहता है कि देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था संसद होगी, ठीक ना। फिर संसद के 3 अंग होंगे, जिसमें कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होंगे। राज्यसभा के बारे में जो चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है, 80 में। इसी प्रकार से लोकसभा के बारे में जो आर्टिकल है वो है आपको 81 में, यानी 81 में। तो यहाँ से देखिए, अनुच्छेद एक क्रम में हम सेट किए हैं, जैसे कि संसद तो 79, एक बढ़ाइए राज्यसभा 80, फिर एक बढ़ाइए लोकसभा 81, 79, 80, 81, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 3 आर्टिकल यहाँ से याद होगा, बस एक एक बढ़ा देना है, ठीक है। फिर आइए राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है ये है आपको आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 62 तक में है, यहाँ से यहाँ तक पूरा है। फिर इसके बाद एक अलग से आता है आर्टिकल 72, जिसमें कि क्षमादान है। राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, एक चीज आप देखिए कि आपको आर्टिकल यहां से दिख रहा है, ठीक है। संसद के बारे में ये हो गया, ठीक ना। राज्यसभा के बारे में 80 हो गया, लोकसभा के बारे में 81 हो गया, राष्ट्रपति के बारे में 52 से 62 तक, और एक स्पेशल हो गया आपको 72, ठीक है, क्षमादान की शक्ति। अब इसी प्रकार से देखिए, राज्यसभा में कुछ सदस्य होंगे, है ना। तो सदस्य बनने के लिए उसका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा में जो है ना, इसके लिए उम्र होना चाहिए 30 वर्ष, ठीक है।
इसी प्रकार से लोकसभा का अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो इसके लिए होना चाहिए आपको 25 वर्ष का एज, कम से कम। अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम न्यूनतम जो है ना वो आपको राज्यसभा के लिए 30 साल और लोकसभा के लिए 25 साल होना चाहिए। इसी प्रकार अगर कोई राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होना चाहता है तो उसके लिए एज होना चाहिए 35 वर्ष, 35 ईयर्स। ठीक है, ये एज से है, ठीक ना। फिर इसके बाद एक और बात देखिए, राज्यसभा को अन्य नाम से भी जानते हैं, लोकसभा का भी और दूसरा नाम है। जैसे कि देखिए, राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं उच्च सदन। ठीक है, राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं और इसी को हम लोग अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो इलेक्शन होता है ना वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है। राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में जो विधान सभा के मेंबर्स होते हैं स्टेट वाले, वो लोग इसको वोट डालते हैं, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इसी प्रकार से लोकसभा, तो लोकसभा को हम लोग कहते हैं निम्न सदन। इसको बोलते हैं क्या? तो निम्न सदन, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर इसी को कहते हैं लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, क्योंकि जनता डायरेक्ट वोट डालती है और इसीलिए जनता का लोकप्रिय भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर इसका कार्यकाल भी एक देखिएगा आप, ठीक ना, एक आगे देखिएगा आप, कार्यकाल भी होता है, इसको भी देखिएगा। ठीक है, ये तो 5 वर्ष का होता है कार्यकाल, इसका भी कार्यकाल होता है। तो आइए बारी बारी से बात करते हैं एक एक पॉइंट पे। देखिए, अगर कोई कानून बनना है संसद में, अगर कोई कानून बनाना है केंद्र सरकार को, तो वो संसद में आएगी विधेयक के रूप में, बिल के रूप में। बिल यानी कि एक कच्चा चिट्ठा पर्चा है जिसपे हम कोई एक्ट पारित करना चाहते हैं, कोई नियम कानून देश के लिए बनाना चाहते हैं। तो बिल आएगी पहले, या तो लोकसभा में आएगी या फिर राज्यसभा में आएगी, दोनों में से किसी में भी आ सकता है, ठीक ना। तो आप देखिए, बिल आएगा या तो पहले लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, यानी दोनों में से किसी एक में आएगा, लेकिन बारी बारी से उसको बहुमत से पारित करना होगा। अगर राज्यसभा में पहले आया है तो यहाँ से जाएगा लोकसभा में, फिर लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आएगा, फिर राष्ट्रपति जैसे सिग्नेचर कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, तो वो पारित हो जाएगा और वो कानून बन जाएगा। ठीक है, या अगर पहले लोकसभा में आया है तो फिर यहाँ से जाएगा राज्यसभा में, फिर यहाँ से आएगा राष्ट्रपति के पास, फिर जब राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी देगा, सिग्नेचर करेगा, हस्ताक्षर, तो फिर वो बन जाएगा कानून। लेकिन केवल एक बात ध्यान रखिएगा कि एक धन विधेयक होता है जो आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक एक स्पेशल केस है जिसमें कहा गया है कि वो केवल और केवल लोकसभा में जाएंगे, यानी धन विधेयक पहले लोकसभा में आता है, जहाँ पे राज्यसभा को मात्र 14 दिन का अवसर मिलता है। अगर 14 दिन में वो पारित नहीं करता है तो उसको स्वतः पारित माना जाता है अपने आप, फिर उसके बाद डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास जाता है और वो पारित हो जाता है, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति से पहले मंजूरी ले लिया जाता है। तो वो एक स्पेशल केस है, वो आपको बता दिए। जनरली ये होता है कि दोनों में से किसी सदन में पहले गया, फिर उसके बाद पारित होने के बाद दूसरे सदन में गया, फिर उसके बाद आता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जब अपनी मंजूरी दिया तो कानून बन गया। ये सिस्टम है कानून बनने का देश स्तर पे, केंद्र स्तर पे, ठीक ना। तो आगे देखिए, इसमें कुछ संख्या होता है राज्यसभा में, लोकसभा में भी कुछ संख्या होता है, लेकिन राष्ट्रपति तो अकेला एक व्यक्ति है। तो संसद के 3 अंग हैं, 1, 2, 3, लेकिन संसद के 2 सदन हैं। सदन वही होगा जिसमें सभा लगल होगा, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, उसको सदन बोलेंगे। तो राज्यसभा एक सदन हुआ और लोकसभा एक सदन हुआ, यानी 2 सदन है, लेकिन अंग में ये भी होगा, पार्ट में। तो संसद के 2 सदन है जबकि 3 अंग है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति सदन में नहीं गिना जाएगा, लेकिन ये अंग है इसका, पार्ट है इसका, आप देख लीजिए, ठीक है। अंग मतलब पिलर समझिए एक तरह से। अब देखिए एक बात और, कि जैसे राज्यसभा है तो इसमें कितना संख्या हो सकता है सदस्य का, तो देखिए अधिकतम संख्या जो है ना राज्यसभा में 250 तक हो सकता है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में इतना है नहीं। वर्तमान समय में जो आप देखिएगा तो 245 सदस्य मात्र है राज्यसभा में, ठीक है।
राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य ही है। 5 जो सीट है यहाँ पे वो वैकेंट रखा गया, आरक्षित रखा गया है, ताकि आगे चल करके अगर कोई नया केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो वहाँ पे दिया जाएगा, या फिर किसी क्षेत्र का अगर जनसंख्या अधिक होता है तो फिर वहाँ पे उसकी डिमांड होगी तो वहाँ पे दिया जाएगा, इसलिए उसको सुरक्षित रखा गया है, 5 सीट को वैकेंट रखा गया है। ठीक है। फिर इसी प्रकार से देखिए आप लोकसभा में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552, 552 मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन वर्तमान में इतना है नहीं। वर्तमान में आप देखिए तो 543 सदस्य है। हालांकि 2020 से पहले 545 था। 2 एंग्लो इंडियन सदस्य भी हुआ करते थे 2020 में, 20 से पहले, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, लेकिन निर्वाचन जो है ना, चुनाव, वो केवल 543 पर ही होता है। तो एंग्लो इंडियन वाला 2020 में समाप्त हो गया, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, तो इसीलिए 2 मनोनीत वाला घट गया, अब नहीं होता है मनोनीत। मनोनीत सदस्य पहले 2 होते थे, पहले राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत करते थे, लेकिन 2020 से इसको खत्म कर दिया गया है, ये 2 सीट कैंसिल। तो अब केवल और केवल 543 सीट है वर्तमान में, जिसपे इलेक्शन होता है 5-5 साल पे। आप देख रहे हैं लोकसभा का इलेक्शन 5 साल के लिए होता है, वो एक कार्यकाल हो गया। ठीक है। और आप देखिए इस तरह से कि इसमें जो है लोकसभा में अधिकतम सीट 552 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 543 है। 2020 से पहले 545 था, ये 2 एंग्लो इंडियन खत्म हो गया, इसीलिए 543 बचा अभी करंट में। तो इसमें भी जो है ना 543 और ये जो है 500, ये जो है 245, ये अलग अलग क्षेत्र से आता है। तो कहाँ से आता है वो भी समझ लीजिए। 245 में जो है ना, ये देखिए आप कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो 245 में से अगर आप 12 घटा लीजिएगा तो आपको बचेगा कितना, 233, सही ना। तो 233 जो बचेगा ना आपको, ये आता है आपको प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिला करके, ठीक ना। इसमें से राज्य से यानी स्टेट से प्लस यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश से मिला करके 233 सदस्य आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से मिला करके 233 सदस्य आते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। और ये 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, तो ये 4 क्षेत्र से होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, 4 क्षेत्र से, ठीक है। वो 4 क्षेत्र कौन है वो आपको आगे हम बताएंगे। साहित्य है, कला है, समाज सेवा है और विज्ञान का क्षेत्र है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। आगे देखिए आपको हम लिख देंगे अच्छे से। फिर देखिए यहाँ पे, तो ये समझ गए 245 वर्तमान में है, जो कि राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से मिला करके 233 सीट लिया जाता है। और 12 जो सीट है वो राष्ट्रपति 4 क्षेत्र से मनोनीत करते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, जानकार व्यक्ति होते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से। उसी प्रकार यहाँ लोकसभा में देखिए अधिकतम 552 हो सकता है, वर्तमान में 543 सीट है, जिसपे इलेक्शन होता है 5-5 साल के लिए, ठीक ना। और ये 543 में जो है 530 सीट 530 सीट जो है आपको प्रत्येक राज्य से होता है। प्रत्येक राज्यों से 530 सीट। और इसके बाद बच गया आपको 13 सीट, 13। तो ये जो 13 सीट है ये आपको आता है केंद्र शासित प्रदेश से, यूटीज से, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से 13 सीट, और राज्य जो है उसे 530 सीट। तो 30 और 13 मिलाइएगा तो आपको हो जाएगा 543, ठीक है। आगे देखिए, एक राष्ट्रपति है फिर, तो ये तो केवल एक व्यक्ति होते हैं जो अभी द्रौपदी मुर्मू है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपको कि राज्यसभा का, लोकसभा का और राष्ट्रपति का। अब कुछ अलग बात समझ लीजिए, जैसे कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। फिर लोकसभा का चुनाव देखिएगा तो इसका प्रत्यक्ष रूप से होता है।
ठीक है, यानी राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, ठीक ना। राष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब जिसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसमें मतदान करते हैं, ठीक है। जैसे आपको हम बोले कि राज्यसभा वाला में विधानसभा के जो मेंबर्स हैं, जो हमारा एमएलएज होते हैं, विधायक होते हैं, वो लोग मतदान करते हैं। इसी प्रकार से लोकसभा वाला में जो है इसका जनता वोट डालती है, इसीलिए ये प्रत्यक्ष इलेक्शन हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, ठीक ना। राष्ट्रपति वाले चुनाव में जनता वोट नहीं डालती है और प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानमंडल में जो होता है विधानसभा उसके सदस्य, ठीक ना, ये लोग मतदान करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। इसी को मिला के बोलते हैं हम लोग निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो आपसे अगर पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब जो चुने गए इलेक्शन हो के आए हैं, मनोनीत वाले नहीं। ये 12 जो है, ये जो 12 सदस्य मनोनीत वाले हैं, किधर गया 12, ये हाँ, ये जो 12 सदस्य मनोनीत वाले हैं ना, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेगा। ये चुनाव जीत के नहीं आया, इसको राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत किए हैं, तो ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेगा, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार लोकसभा में जो पहले एंग्लो इंडियन 2 होता था, ये भी भाग नहीं लेता था, ये तो अभी है ही नहीं। आगे देखिए, अब हम आगे बात करते हैं इससे हट के कुछ और, जो कि देखिए आप राज्यसभा के और लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे, यानी कि ये 245 और ये 543, इन सब को हम लोग सांसद कहेंगे। क्या कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा, इसको कहेंगे सांसद। इसी को हम लोग कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य को एमपी कहा जाएगा, सांसद कहा जाएगा। ध्यान रखना है, यहाँ पे संसद है, यहाँ पे सांसद है, अंतर है, इसमें आकर लगा हुआ है, देख लीजिए। तो जहाँ कहीं संसद अगर बोलेंगे तो संसद का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। अगर हम सांसद बोलेंगे तो इसका मतलब एमपी, यानी राज्यसभा के और लोकसभा के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार विधानसभा में अगर होगा तो उसको एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक अगर विधान परिषद का सदस्य होगा तो उसको कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी एमएलसी, ठीक है। तो वो राज्य की बात है, विधानमंडल की, यहाँ पे इसको देखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, फिर देखिए इसके बाद आता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति में आप देख ही लिए थे कि इसका, एक मिनट, ठीक है, राष्ट्रपति में देख लिए थे आप कि इसका एज था 35 वर्ष के लिए, 35 वर्ष होना चाहिए अधिकतम, ठीक है। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है और ये तीनों सेना का हेड होता है, तीनों सेना का अध्यक्ष होता है, मतलब जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना। जो इंडियन एयरफोर्स होता है, आर्मी होता है, इंडियन नेवी होता है, इस तीनों का हेड, अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वो किसी भी कंडीशन में युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, युद्ध में भाग नहीं लेगा, यानी राष्ट्रपति के परमिशन से ही तीनों सेना युद्ध में शामिल होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यही बात लिखा हुआ है कि तीनों सेना का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, और बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का कोई भी कानून पारित नहीं हो सकता है। अगर राष्ट्रपति मान चलिए लोकसभा राज्यसभा कानून को पारित कर दिया हो, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया हो, तो वो कानून रिजेक्ट हो जाएगा, मंजूरी नहीं मिलेगा उसको, ठीक ना, खारिज हो जाएगा। तो अंतिम पावर जो है ना किसी भी कानून को बनाने का, वो है राष्ट्रपति के पास, इसलिए ये सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हुआ। आगे देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव आपको बताए कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है,
ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिस प्रकार से राज्यसभा का होता है उसी तरह से, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में स्पेशल यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य ही केवल भाग लेंगे, ठीक ना। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फिर देखिए, जिस तरह से देश स्तर पे कानून बनाने वाली संस्था थी संसद, इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में अपना कानून बनाने वाली एक संस्था होती है जिसका नाम है विधान मंडल, ठीक है, जिसका नाम है क्या चीज, तो विधान मंडल ना। ये हर एक राज्य में होती है, राज्य में होती है क्या चीज, तो विधान मंडल। विधान मंडल के भी 3 अंग हैं, जिसमें कि आप देखिएगा विधान मंडल में जो है आप देखिएगा तो एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा और एक होते हैं राज्यपाल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो विधान परिषद है ना, जिसको हम लोग उच्च सदन कहते हैं और इसको निम्न सदन कहते हैं, तो ये उच्च सदन हर एक राज्य में नहीं है। जैसे अभी भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य में विधान परिषद नहीं है, केवल और केवल 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, तो ध्यान रखिएगा 6 राज्यों में केवल विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन कौन सा है, तो वो आप ध्यान से देख लीजिए। बिहार है, इसके बाद यूपी है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, एमपी है, मध्य प्रदेश, ठीक है, सॉरी एमपी नहीं है, बिहार है, यूपी है और महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, और एक है आंध्र प्रदेश, और एक है तेलंगाना। ये 6 राज्य आप ध्यान रखिएगा, बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। केवल ये 6 राज्यों में ही विधान परिषद का गठन हो चुका है। एक लेटेस्ट अभी चल रहा है जो पश्चिम बंगाल है, जहां ममता बनर्जी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन को लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। आगे आने वाले समय में हो सकता है वहां पे विधान परिषद का गठन हो जाए, तो वहां पे तब साथ हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है केवल ये 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, ठीक है। कौन कौन सा है वो आपको ऑप्शन ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावे बाकी सब राज्य में केवल है वो विधानसभा है और राज्यपाल है। तो अगर देखें आप तो केवल विधानसभा और राज्यपाल ये 2 ही है, तो इसलिए यहाँ पर केवल जो है एक सदन होगा। कितने सदन होगा, तो केवल जो है आपको यहाँ पर एक सदन, सदन मतलब वही जिसमें सभा लगा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। जैसे वहाँ पे राज्यसभा एक सदन था, लोकसभा एक सदन था, तो वहाँ पे 2 सदन था, ठीक है, संसद के 2 सदन। यहाँ विधानमंडल के भी 2 सदन हुए, लेकिन हर एक राज्य में 2 सदन नहीं है, केवल 6 राज्य में 2 सदन है। ये जो 6 राज्य लिखे हैं ना, इसमें 2 सदन है। इसमें द्विसदनीय शासन व्यवस्था होगा, 2 सदन मिलकर काम करेंगे। विधान परिषद से अगर कोई कानून पारित हुआ तो वो जाएगा विधानसभा में, फिर वहां से पारित होकर जाएगा राज्यपाल के पास, फिर अगर राज्यपाल ने उसको हस्ताक्षरित कर दिया, मंजूरी दे दिया, तो बन जाएगा कानून, ठीक है। अलग अलग राज्य का अपना अलग अलग कानून होता है जो कि विधानमंडल में बनता है। यानी विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून केवल उस राज्य में वैलिड होगा, केवल उसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत लागू होगा, दूसरे राज्य में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, अभी शराबबंदी है या गौवध हत्या निषेध कानून है, तो गौ रक्षा वाला जो कानून है ना, गौ हत्या पे प्रतिबंध, ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लागू किया है, लेकिन बिहार में तो हो रहा है गौ हत्या, इसके लिए कोई एक्ट नहीं है। इसी प्रकार से शराबबंदी वाला अगर आप देखें तो बिहार में शराबबंदी एक्ट लागू है, कानून बना है दारूबंद, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोग धड़ल्ले से पी रहे हैं, खूब पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो अलग अलग जो है राज्य में अलग अलग जो कानून व्यवस्था होता है वो यहीं से पारित होता है विधानमंडल से, ठीक ना। तो 2 सदनीय हो गया आपको कौन सा, जहां पे विधान परिषद भी होगा और जहां पे विधानसभा भी होगा, वो स्टेट द्विसदनीय शासन व्यवस्था वाला होगा, जहां पे केवल विधानसभा होगा और राज्यपाल होंगे, यानी ये वाला नहीं होगा, तो उसको कहेंगे एक सदनीय शासन व्यवस्था। एग्जाम्पल के थ्रू बिहार में द्विसदनीय शासन व्यवस्था है,
जैसे आप देखिएगा तो बिहार विधान परिषद में आपको जो है 16 सीट मिल जाएंगे, सॉरी 16 नहीं 75 सीट मिलेगा बिहार में, 16 वो राज्यसभा का है, इसका 75 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर आप देखिएगा तो बिहार में आपको 243 सीट है, ठीक है। राज्यसभा का अगर देखेंगे तो 16 सीट है, अगर लोकसभा का देखेंगे तो 40 सीट है बिहार में। ये बिहार स्पेशल की बात है, खैर छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये राज्य वाला सिस्टम आप समझ गए। कोई भी अगर कानून बनेगा तो पहले विधेयक के रूप में पेश होगा सदन में। सदन कहने का मतलब ये वहाँ पे संसद, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बिल कहते हैं, कच्चा चिट्ठा। मान लीजिए ये इस तरह से कोई एक कागज का टुकड़ा है जिस पे लिखा हुआ है कि क्या क्या कानून हमको बनाया जाना है, इसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज़, विधेयक कहेंगे, बिल कहेंगे। अब यही बिल जाएगा दोनों में से किसी भी सदन में पहले जा सकता है, दोनों जगह से अलग अलग पारित होने के बाद राज्यपाल के पास आएगा, फिर राज्यपाल उसको अपना मंजूरी देगा तो बन गया अधिनियम एक्ट। अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो वहीं से फिर खत्म हो गया, समाप्त। तो ये पूरा सिस्टम है, आपको ध्यान रखना है, कानून बनेगा। अब एक चीज और देखिए, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, इसके सदस्य को हम लोग कहते हैं MLC, और जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं इसको कहते हैं हम लोग MLA। मतलब इसका मतलब समझिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, परिषद, काउंसिल मतलब परिषद होता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली का मतलब सभा होता है, तो यहाँ सभा लगा हुआ है, यानी विधानसभा तो MLA, विधान परिषद तो MLC, C से काउंसिल, A से असेंबली यानी सभा, ऐसे ध्यान रखना। वहाँ पे क्या था संसद वाले में, राज्यसभा के सदस्य को भी MP बोलते थे, लोकसभा के सदस्य को भी MP बोलते थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब संसद, संसद के सदस्य को सांसद कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विधेयक जाएगा सदन में, यानी कानून देखिए कैसे बनता है। कानून विधेयक के रूप में तैयार होगा, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, आपको इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे, वो लोग क्या करते हैं, विधेयक को बनाते हैं, तैयार करते हैं, क्या क्या कानून बनना चाहिए, क्या क्या संशोधन होना चाहिए, वो सदन में लाते हैं, सदन में पेश करते हैं, चाहे या तो लोकसभा में हो जाए या फिर राज्यसभा में हो जाए, दोनों में से कहीं भी ले आ सकते हैं। फिर बारी बारी से दोनों से पारित करके बहुमत से, फिर वहाँ से आता है राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति जो है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, अपनी मंजूरी देते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो पारित कर देते हैं, तो बन जाता है अधिनियम। इसी अधिनियम को हम लोग कानून कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को एक्ट कहते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे रेगुलेटिंग एक्ट, अधिनियम है, ठीक है। तो यही सिस्टम है पूरा का पूरा कानून बनने का। संसद में अगर कोई कानून बना तो पूरा देश भर में लागू होगा, विधानमंडल में अगर बना है तो केवल और केवल राज्य भर में लागू होगा। यानी अगर आप इसको अपने भाषा में समझे तो विधानमंडल राज्य में कानून बनाने वाली एक फैक्ट्री है, संस्था है। इसी तरह से अगर आप देखें तो, अगर आप इसी तरह से देखें तो ये जो संसद है ये देश स्तर पर कानून बनाने वाली एक संस्था है, जो कि पूरा देश भर में कानून लागू होगा। इसके भी 3 अंग हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे 3 अंग हैं लेकिन हर एक जगह नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है कि जो सदन के जो मेंबर्स होंगे, सदस्य होंगे, तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबके लिए लगभग योग्यता सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है, तो उसको हम लोग एक ही साथ समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, और लोकसभा सदस्य के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों के लिए हम एक ही साथ ले लिए हैं, यहीं पे थोड़ा सा अंतर है, बता देते हैं क्या। तो देखिए संसद सदस्यों की योग्यता, सबसे पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि वो भारत का नागरिक होना कंपलसरी है। अगर वो कोई विदेशी व्यक्ति है तो वो जो है संसद का सदस्य नहीं बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा, केवल भारत का नागरिक ही बन सकता है। दूसरी बात,
उनका उम्र जो है अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए उम्र जो है वो 25 वर्ष का होना चाहिए, और अगर कोई राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए उम्र 30 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है तो उसका उम्र जो है 35 वर्ष का होना चाहिए। और ध्यान रखना है कि ये उम्र न्यूनतम है, मैक्सिमम नहीं है, न्यूनतम उम्र है। कम से कम 25 साल का हो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, 25 साल, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, इसी तरह राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए 35 साल कम से कम उम्र होना चाहिए। इससे अधिक कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। फिर देखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए। दिमाग अगर डिस्टर्ब है तो वो उम्मीदवार के लिए नहीं जा सकता, खड़ा नहीं हो सकता। फिर देखिए, इंपॉर्टेंट बात है कि सरकारी किसी भी लाभ के पद पर वो नहीं हो। अगर सरकारी किसी भी लाभ के पद पर है तो वो उसको लाभ का पद छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी नौकरी में, तो उसको रिजाइन मारना पड़ेगा पहले, उसके बाद वो लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति के मेंबर के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं, वहाँ पे नॉमिनेशन दे सकते हैं। ये एक ध्यान रखिएगा, पद को छोड़ना पड़ेगा। आगे देखिए, दिवालिया घोषित न हो। इसका दिवालिया का मतलब होता है कर्ज में डूबा हुआ। अगर कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी या गैर सरकारी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है पूरी तरीके से, तो जब तक वो व्यक्ति कर्ज को पूरा नहीं करेगा तब तक वो नॉमिनेट नहीं हो सकता। पहले उसको कर्ज चुकाना पड़ेगा। कर्ज का मतलब ही होता है, कर्ज में डूबा हुआ का मतलब होता है दिवालिया घोषित। ठीक ना, जैसे कि आप सुनते होंगे कोई कंपनी है तो वो दिवालिया घोषित हो गया, कोई बैंक करप्ट हो गया, है ना। जैसे अभी किंगफिशर को देखिए, दिवालिया घोषित हो गया, जो विजय माल्या वाला था। तो इस तरह का होता है, ठीक ना। फिर देखिए, एक ये जो तीनों पॉइंट देखे, 4-5 पॉइंट देखे, ये था आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के लिए। अलग अलग केवल एज का यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। लेकिन ये जो नोट में लिखी हुई बात है ना, ये स्पेशल है राष्ट्रपति के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है, लोकसभा राज्यसभा के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। यानी जो नॉमिनेशन देने के लिए जाता है तो उसके सपोर्ट में 50 व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, प्रस्तावक और अनुमोदक। तो ये हो गया आपको 5 टाइप का योग्यता। ठीक है, इसी प्रकार से जब राज्य वाले, जो आप विधानमंडल वाले में जाइएगा तो वहां पर भी आप ध्यान रखिएगा कि इसी तरह से है। यहां पर भी है विधान परिषद के लिए, जो आप उम्र देखिएगा, ठीक है, विधान परिषद में भी इस तरह से कुछ एज है। तो एज के लिए आप ध्यान रखिएगा क्या है। तो इसके लिए जो है ना, ये उच्च सदन है तो यहाँ पर भी है आपको 30 वर्ष। ठीक है, फिर ये है निम्न सदन, तो इसके लिए है 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए। फिर ये राज्यपाल है तो ये राष्ट्रपति के लेवल का आदमी हो गया, तो ये होता है आपको 35 वर्ष। तो यहाँ भी एज ध्यान रखिएगा। अगर एज आपसे पूछे ना कि विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष। इसके अलावा भी बहुत सारा है, जैसे कि मतदान करने के लिए 18 साल, विवाह करने के लिए लड़का का 21 साल, लड़के का 18 साल, है ना। तो ये सब अलग अलग एज है, तो उसको हम लोग अलग टॉपिक है, उसको देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ये आपको संसद चैप्टर का जो है बेसिक था, बेसिक बताए, इसमें अभी पढ़ाई नहीं है, इसका अलग अलग वीडियो आएगा आपको, ठीक ना। ये केवल एक बेसिक था संसद का। हमने जो है यहाँ पे ये किया है कि स्ट्रक्चर बनाया है किस तरह से होगा, इसको अलग अलग पढ़ाएंगे। राज्यसभा का प्रॉपर वीडियो आएगा, एक स्पेशल, एक पार्ट में या 2 पार्ट में। आप लोग इस चैनल के माध्यम से उसको पूरा पूरा देखिएगा और नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिर इसी प्रकार से लोकसभा का पूरा आएगा, 1 या 2 वीडियो में कवर करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। फिर इसी तरह से राष्ट्रपति को, यानी कि ये आपको लंबा चलेगा, तो घबराना नहीं है, एकदम धीरे से इसको पढ़ना है, अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है और रिवाइज करना है। ये केवल एक स्ट्रक्चर हमने तैयार करके समझाया शॉर्टकट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का देखने के लिए। और इस चैनल को आप जितना अधिक सपोर्ट कीजिएगा उतना हमें खुशी मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।